तो यार एक तो क्या हुआ, वो जो लेक्चर थर्ड था ना अपना, उसके लास्ट में 7.5 मिनट के बाद थोड़ा सा आगे का लेक्चर उसमें आ गया है, तो अपोलोजाइज फॉर दैट। वो पढ़ा देंगे, अभी आ जाएगा वो 2-3 लेक्चर बाद, 7:30 के बाद है ना। लेक्चर नंबर बताऊँ क्या देख के? बस तो आप में से कई लोगों ने डाल दिया था, किसी को पता नहीं क्या डाल दिया उधर। सो इट वाज पार्ट डी था या सी था? डी था शायद, ये वाला जो पार्ट है ना। शुरू करूँ? कैसे लिखोगे? दिस इज नॉट इन सिलेबस अभी, मतलब सिलेबस में तो है बट अभी पढ़ाया नहीं है आपको, तो अभी यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, है ना। तो ये गलती से आ गया था ये वाला पार्ट, ये देख लीजिए, पार्ट डी का 7:30, 3D लेक्चर 3D। ठीक है ना। 7.5 मिनट के बाद को डिसरिगार्ड कर दीजिएगा प्लीज, है ना। वंस मोर माय अपोलॉजीज फॉर कंफ्यूजन। ओके, तो मैंने आपको कुछ कुछ शायद पढ़ने को कहा था, साइक्लोट्रॉन वगैरह एनसीईआरटी से। और हम लोगों ने अभी तक कौन सा केस पे थे हम लोग? केस था सी, जहाँ पे u वेक्टर was perpendicular to b and b is uniform, है ना, यूनिफॉर्म b। ठीक है, तो ये स्थिति थी अपनी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइक्लोट्रॉन, चार्ज पार्टिकल और आयंस को हाई एनर्जी पे एक्सेलरेट करने के काम आता है। क्यों करना है भाई हाई एनर्जी पे एक्सेलरेट? बिकॉज जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने आपको, और उसके पास पहुंचाना तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए होती है, राइट। तो इसलिए हम उनको हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करके एक दूसरे से टक्कर करवाते हैं, हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करके टक्कर करवाते हैं। यहाँ पे एक फंडामेंटल डाउट आना चाहिए, ऑलराइट, यदि आप सोचे समझे तो, वो ये कि जो हमारा लॉ है, मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी, वो फोर्स है क्यू यू क्रॉस बी, राइट। ये फोर्स will always be perpendicular to velocity vector। यदि कोई फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो स्पीड चेंज नहीं कर सकता। सो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो यूं भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर ही होगा इंस्टेंटेनियसली। Hence, dw due to magnetic force would be 0। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो भी वर्क होगा वो 0 ही होगा। सही है कि नहीं बात? dwp would be 0 and this is what you get।
मतलब कि मैग्नेटिक फोर्सेस कैन नॉट डू एनी वर्क, ये भी आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। नाउ कमिंग बैक, साइक्लोट्रॉन में हम क्या करना चाहते हैं? स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, राइट? और वी आर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट। सो हाउ कम? How come we are able to use a force which cannot increase speed to increase speed? So वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। तो उस पर आते हैं हम लोग। तो देखिए, आपने इसको पढ़ लिया होगा ऐसा अज्यूम करते हुए। मैं आपको बताता हूँ, यदि ये पढ़ लिया अच्छी तरह से तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। देखिए, फंडा इतना सा है कि यहाँ पे यदि अपन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बात कर लें, मुझे पता नहीं ऊपर क्या लिखा है उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर लें, तो ये एक तो डिस्टेंस है बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको वेरी वेरी स्मॉल सेपरेशन, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अपन ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है यूजिंग अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का एसी जनरेटर, ठीक है। ये दिखा रखा, सॉरी यहाँ दिखा रखा, ये ऑसिलेटर, ये वही है, ठीक है। फिक्स फ्रीक्वेंसी का हम यूज कर रहे हैं। अब जिस मोमेंट पे यहाँ से चार्ज पार्टिकल रिलीज हुआ, लेट से, या यहाँ से रिलीज हुआ है, राइट, यहाँ से कहीं से जनरेट हुआ, और इस दिशा में लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यहाँ एंटर होगा किसी वेलोसिटी v से, और ये चक्कर काटेगा बिकॉज अंदर यहाँ पर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरह से घूम जाएगा। तो जब ये इस तरह से यहाँ पर घूम जाएगा, ऑलराइट, तो जो इसको टाइम लगेगा यहाँ घूमने का, यदि आपने ध्यान दिया हो, तो टाइम चार्ज मास रेशियो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट आया था, वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं आया था। और आधा चक्कर काटने का टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम τ/2, τ/2 में यहाँ निकला, और उस समय तक यदि ऐसा जुगाड़ कर दें, बिकॉज ये ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगने लग जाए, इधर लगने लग जाए, तो क्या होगा? तो इधर घूम जाएगा, और टाइम कितना लगेगा? फिर से τ/2, क्योंकि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। इसी को इन्होंने यहाँ पे एक रेजोनेंस कंडीशन भी कह रखा, मतलब कि इस ऑसिलेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की फ्रीक्वेंसी यदि एग्जैक्टली बराबर हो गई, मतलब टाइम पीरियड τ हो गया, तो आधे टाइम फ्रीक्वेंसी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आधे टाइम इधर है, जितनी देर में यहाँ से यहाँ निकला तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और ये डी बहुत छोटा है, राइट। तो ये हर बार चक्कर से बड़ा, इसकी स्पीड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ा रही है, लेकिन वो चक्कर बहुत सारे काट सकता है, बहुत सारे चक्कर काट के बार बार स्पीड बढ़ा सकता है। और फिर ये इन्होंने एक डिफ्लेक्शन प्लेट को जुगाड़ यहाँ पे लगा रखा है, ये मैं अभी समझा दूंगा। तो उसमें जब पहुंचेगा तो स्ट्रेट होके ये बाहर निकल जाएगा। तो एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है। कोई बोले सर इसकी बजाय सीधे सीधे अपन एक लंबा सा क्यों नहीं बना देते और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे लंबा सा? बेटा ये सैकड़ों किलोमीटर से भी, सैकड़ों तो छोटा बोल दिया मैंने, ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर लंबी टनल चाहिए होगी, क्योंकि यदि मुझे सही याद है तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो 27 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस या डायमीटर का है, देख के बताऊं, तो उसमें चार्ज पार्टिकल को अनेकों बार घुमाया था। वो साइक्लोट्रॉन तो नहीं है, बट समथिंग लाइक दैट।
राइट, कॉन्सेप्ट यही है उसमें। लार्ज हेड्रॉन कलाइडर 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस है इसका, राइट। और उसमें भी ऐसा नहीं कि आज चालू किया कल टक्कर करा दी। यदि मुझे सही याद है, आर टिपिकली डन फॉर 1 month per year, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, यदि सही याद है तो ये लिखा हुआ है, आप भी देख लीजिएगा। तो मतलब एक आध साल घुमाते हैं उसको, एक आध साल घुमाते हैं उसमें, तब जाके इतनी वेलोसिटी आती है कि वो 0.9999 सी पे प्रोटॉन एक दूसरे से बढ़ते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली यदि हम स्ट्रेट बनाएंगे तो टेक्निकली फीजिबल नहीं है, मतलब फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको घुमाते घुमाते घुमाते, ये पहला पार्टिकल एक्सीलरेटर था दुनिया का। फिर काइनेटिक एनर्जी वगैरह बता रखी, ये कैसे आया, ये सब चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी जितनी बार वो चला होगा, लेकिन यहाँ इन्होंने किसी और जुगाड़ से निकाला है। वो जुगाड़ में अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आएगी तब सिखा दूंगा कैसे आया। ये देखिए, the cyclone is used to bombard nuclei with energetic particles accelerated by it and study the resulting nuclear reactions. इसके काम आता है। It is also used to implant ions into solids and modify their properties, synthesize new material. आपको शायद पता हो कि यूरेनियम के आगे की पूरी पीरियोडिक टेबल फर्जी है, ऐसी कोई चीज़ एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ बनाई गई है। तो कैसे बनाते हैं, हीलियम को लिया, यूरेनियम से बढ़ा दिया, तो जो वो 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए कंबाइन हुआ तो आपको एक अगला वाला 2 छोड़ के अगला वो मिल गया, क्या मिल गया, एलिमेंट। तो उन सब चीज़ों के ये काम आता है, ठीक है। ये डिफ्लेक्टर प्लेट वाला कॉन्सेप्ट मुझे भी समझाना बाकी। तो आई होप साइक्लोट्रॉन कॉन्सेप्चुअली सबको समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड में हर बार आता है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका, कि टाइम पीरियड कांस्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या हो रहा है, बस आप दोबारा सुन सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है जो बार बार डायरेक्शन चेंज करती है, जब इधर जाता है तो इस तरफ, और आधे साइकिल बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर निकलता है फिर इधर, तो हर बार एक्सीलरेट होता है जब जब गैप में से जाता है, ठीक है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ नहीं बहुत कमियां हैं, कि यदि हम इसकी स्पीड बढ़ा लेंगे बहुत ज़्यादा तो आइंस्टीन बाबा आ जाएंगे। आइंस्टीन बाबा के आने से क्या होगा, आइंस्टीन बाबा के आने से होगा ये कि जो मास है वो मास नहीं रहता, वो रेस्ट मास टाइप की हरकतें होने लग जाती है, और मास खुद वेलोसिटी पर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर आपका ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की कांस्टेंट नहीं रख सकते, और चेंज करने का कोई लॉजिक रहता नहीं, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑन साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो एक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी सीखी इसके बहाने, कि मैग्नेटिक फोर्सेस एक्सेलरेट नहीं करते, बट साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट एज इन वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं चेंज कर सकते, बट साइक्लोट्रॉन उस कन्फाइंड स्पेस में घुमाने के लिए काम आ जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ मैं।